हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी बोला जाता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ बोला जाता है। ठीक है बच्चों, हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ना तो डायरेक्शन चेंज होती है ना ही उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो हमेशा उसकी जो वेलोसिटी रहेगी इसी डायरेक्शन में रहेगी और हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ की, विच इज पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका जो एक्सटी ग्राफ है वो कैसा होता है। हाँ जी, तो बच्चे, रेस्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम एक्सटी ग्राफ जब भी बनाते हैं सबसे पहले ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो एक्स है मतलब पोजीशन दैट इज अलोंग वाई एक्सिस और जो टाइम है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमेशा इसी तरह से प्लॉट किया जाता है क्योंकि जो एक्स होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर, वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जनरली जो डिपेंडेंट पैरामीटर होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग रहता है हमारे पास। डिपेंडेंट पैरामीटर का मतलब है कि टाइम के चेंज होने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ये नहीं कि पोजीशन चेंज होने से टाइम चेंज हो रहा है। मींस ये जो एक्स है ये टी पर डिपेंड करता है। तो वो जो पैरामीटर होता है बच्चे वो हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। लेट अस सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जो हमेशा रेस्ट पर है। रेस्ट पर वो कहीं पर भी हो सकता है। ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम कैसे बनाते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ए स्ट्रेट रोड और इस स्ट्रेट रोड पर हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। अब बच्चे, ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो सकती है जिसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर एक कार है जो ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, हमेशा वहीं खड़ी रहती है। तो लेट अस सपोज अब ग्राफ पर इस सिचुएशन को आप कैसे बताएंगे। ग्राफ पर बताने के लिए यहाँ पर हम 1 मीटर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 2 मीटर लिख लेते हैं और ये लेट अस सपोज 3 मीटर है। ठीक है, और इस तरफ टाइम चल रहा है। टाइम का मतलब है ये 1 सेकेंड है, ये आपकी क्लॉक का टाइम है, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप एक साइड से अपनी क्लॉक को देख रहे हैं, दूसरी साइड से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो चेंज होगी और दूसरी चीज जो है वो चेंज नहीं होगी। जो यहाँ पर टाइम है वो तो चलता ही रहेगा, टाइम को तो आप रोक नहीं सकते। तो टाइम की वैल्यूज वेरी करती रहेंगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो 2 मीटर पे जैसे कार खड़ी हुई है तो वो हमेशा 2 मीटर पर ही रहेगी। मींस 1 सेकंड पर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट आएगा, सिमिलरली 2 सेकंड्स पर भी एक पॉइंट वहीं आ जाएगा 2 मीटर पर, 3 सेकंड्स पर भी पॉइंट 2 मीटर पर ही आएगा, सिमिलरली 4 पर भी 2 मीटर पर ही आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन सब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये एक्सटी ग्राफ है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो रेस्ट पर यह है कि भी उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। अब अगर यही कार ओरिजिन के इस तरफ खड़ी होती, यहाँ पर ओरिजिन है हमारे पास, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है हमारे पास और इस डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है बच्चे, अब लेट अस सपोज इसकी जो दूरी है ये यहां से ओरिजिन से 3 मीटर की होती, लेकिन वो होता नेगेटिव वाली साइड पर। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस अब यहां से लेके यहां तक 3 मीटर है, वहां पर कार स्टेशनरी है, रेस्ट पर है और ये ओरिजिन से पीछे खड़ी हुई है। जहां पर आपने रेफरेंस पॉइंट माना है या जहां पर एग्जामिनर ने या क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट दिया गया है उसके पीछे लेफ्ट वाली साइड पर कार जो है वो वहां पर स्टेशनरी है। तो अब वो -3 का जो पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, इस तरह से हम नीचे की तरफ भी ये ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज नेगेटिव एक्स। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में लेट अस सपोज फिर से वैसे ही ये 1 मीटर है, यहाँ तक 2 है और यहाँ तक 3 है। तो ये -3 जो वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास, उसके सामने हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और क्योंकि ये रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट तो ये हमेशा इसकी पोजीशन -3 -3 -3 -3 ही रहेगी। तो अब यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ अगर वो रेस्ट पर है तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है बच्चे, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट।
नाउ अनदर फॉर्म ऑफ एक्स3 ग्राफ, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x-axis with constant velocity, तो उस केस में हमारे पास जो एक्स3 ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसको हम टाइम बोलेंगे, यहाँ t आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, ये ओरिजिन है। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे। सिचुएशन नंबर 1, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, यहां से कार अभी स्टार्ट हो गई एंड इट इज मूविंग विद लेट अस सपोज 2 मीटर्स पर सेकेंड, स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है और 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि आफ्टर 1 सेकेंड, अगर ये 1 सेकेंड है तो जो उसका डिस्टेंस है कार का, दैट विल बी 2 मीटर, बिकॉज इट इज कवरिंग 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स पर अगर हम बताएं कि वो कितना आगे चली जाएगी ओरिजिन से, तो वो ओरिजिन से चली जाएगी 4 मीटर आगे। अगर हम 3 सेकेंड्स पर बताएं कि वो कहां चली जाएगी, तो और 2 मीटर कवर करेगी और वो पहुंच जाएगी 6 मीटर पर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब इन पोजीशंस को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये टाइम चल रहा है सेकेंड्स में, और इस तरफ हमारे पास पोजीशंस हैं। दिस इज लेट अस सपोज 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड सो ऑन। तो अब जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पर है, ये मीटर है हमारे पास, पोजीशन मीटर्स में मेजर कर रहे हैं हम, और 2 सेकेंड्स पर वो हमारे पास 4 मीटर की दूरी पर है। तो इधर से यहाँ लाइन आ गई, इधर से यहाँ आ गई, ये हमारा पॉइंट है। हम ऐसे पहले पॉइंट्स लगाते हैं जब भी ग्राफ बनाते हैं, और उसके बाद अगर हम 3 सेकेंड्स पर बात करें तो 3 सेकेंड्स पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पर है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है इस तरह का, ठीक है। तो ये एक्स ग्राफ है अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी कहां से स्टार्ट हुआ है, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है। तो मींस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारे पास, इस ग्राफ को देख के हमें क्या क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम origin, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। नंबर 2, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये दोनों तरीके से है, दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहां पर है बच्चे हमारे पास कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन भी बताएगी और मैग्नीट्यूड भी बताएगी। कैसे बताएगी, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। चलिए तो ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करते हैं, कैसे स्लोप फाइंड की जाती है। एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, सिंपल। लेट अस सपोज आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया गया, पहले से ही ये आपको ग्राफ दे दिया, यहाँ पर कुछ टाइम की वैल्यू चल रही है, यहाँ पर कुछ पोजीशन की वैल्यू चल रही है, और आपको पूछा जाए जी इस ग्राफ से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालिए। तो आप किसी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ले लेंगे, वहां से आप उसको t1 लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर टाइम 0 है और जैसे जैसे आप इस तरफ चल रहे हो टाइम बढ़ रहा है, तो दिस इज t1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप हमेशा x1 लोगे, कभी भी t1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 नहीं लिखना। सिमिलरली कहीं पर भी कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे t2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे x2, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों चीजें लिखने के बाद जो भी वैल्यूज हैं, मान लो x2 की वैल्यू यहाँ पर है 6 और x1 की वैल्यू यहाँ पर है 1, ये लेट अस सपोज वैल्यूज हैं, यहाँ अगर रीडिंग्स लिखी होती तो, और टाइम की वैल्यूज लेट अस सपोज यहाँ पर है 4 सेकेंड्स और यहाँ पर है टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो उस केस में जो इस ग्राफ की वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी सिंपली। आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 1,
T2 की वैल्यू 4, T1 की वैल्यू 2, माइनस करेंगे 5/2, तो हमारे पास इतने मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाए। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं कि अगर आपके पास v पॉजिटिव आ जाए, स्लोप से आपने स्लोप कैलकुलेट करी और v पॉजिटिव आ गया, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बच्चे पॉजिटिव वेलोसिटी का कि जो ऑब्जेक्ट है इज मूविंग टू प्लस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट, now let us draw this graph for various different situations. This is the main basics of position time graph. अब मैं आपके सामने डिफरेंट ग्राफ्स बनाने वाला हूं और यहां पर हम समझेंगे कि यहां से क्या क्या बताया जा सकता है। देखिए, ये लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटी ग्राफ की ही, सेम वैसे ही एक एग्जांपल है। और इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 3। ये 3 ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं, A, B, C एंड दिस इज ओरिजिन। अब बच्चे क्या क्या बताया जा सकता है? यहां से बताया जा सकता है, लेट अस सपोज यहां पर कुछ x की वैल्यू है, पोजीशन की कुछ वैल्यू है 3 मीटर्स, और लेट अस सपोज ये है -4 मीटर, और जो रीजन से ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो तो 0 मीटर है। ठीक है जी। अब जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मींस जो ग्राफ जिस पॉइंट पर इस y एक्सिस को कट करे, वो हमारे पास इनिशियल पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था तो ग्राफ भी ओरिजिन से निकला। अगर ऑब्जेक्ट 3 मीटर से स्टार्ट होगा तो ग्राफ भी वहीं से स्टार्ट होगा, 3 मीटर से स्टार्ट होगा। तो यहां से एक हमें ये पता चलता है इस एग्जाम्पल से, नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स A, B and C are starting from different positions, are starting from different positions। मीन्स जो ऑब्जेक्ट ए है वो 3 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है x0 फॉर ऑब्जेक्ट ए, दैट इज 3 मीटर, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट ए। बी के लिए जो x0 है, बी के लिए वो कितना है बच्चे, दैट इज 0 मीटर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और सी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो -4 मीटर्स है। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पर इमेजिन करना चाहते हैं तो ए ऑब्जेक्ट आपका 3 मीटर यहां से स्टार्ट हुआ है, बी आपका ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और 3 जो है, सी जो है वो किसी पीछे से, किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। -4 का मतलब है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर कोई पॉइंट है वो वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब देखिए तीनों की जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव अब कैसे देखी जाती है, ध्यान से सुनेंगे। स्लोप बच्चे होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखें, इस ग्राफ का एंगल देखें, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल हो, तो उस केस में जो स्लोप होती है बच्चे दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो ये हमेशा टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखा जाता है, एंगल थीटा। टेंजेंट थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे इस एंगल का तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो मींस इस ग्राफ की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो स्लोप का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो tan थीटा भी होता है। ठीक है, तो थीटा इज एंगल ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो बहुत सिंपल है, इन सब की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इक्वल भी है, क्योंकि थीटा एंगल तीनों जगह मैंने इक्वल बनाने की कोशिश करी है और ये तीनों पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो जो दूसरा पॉइंट यहां से पता चलता है इस एग्जांपल से, वो ये पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी। पॉजिटिव भी है वेलोसिटी सबकी और मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हैं, मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हैं। तो अगर इस तरह के ग्राफ्स आए तो ये ध्यान रखना कि सबकी वेलोसिटी सेम है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट कहीं पर जाके मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तीनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इमेजिन करिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास ओरिजिन से थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ एक ऑब्जेक्ट और चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेट अस सपोज। दूसरा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, वो भी सेम स्पीड से चल रहा है। तीसरा कुछ और पीछे से स्टार्ट हुआ है, -4 मीटर से, वो यहां से स्टार्ट हुआ है, वो भी सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चे ये कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सेम स्पीड से चल रहे हैं और हमेशा उनमें एक डिस्टेंस बना रहेगा जितने डिस्टेंस से वो चल रहे हैं। अगर इसमें से कोई फास्ट होता तो मिल सकते हैं, वो कैसे पता चलता है? लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए
अब इस एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करने वाला हूं जो बहुत इजी हैं, आप उनके आंसर्स दे सकते हैं मुझे। चलिए, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है मेरे पास। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट ए, दिस इज द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट बी, और जो ऑब्जेक्ट सी है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और उसका जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेट अस सपोज वो ग्राफ हमारे पास ये है। ठीक है जी, ओके। तो दीज आर द थ्री ग्राफ्स जो आपके सामने हैं, और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, जहां पर ग्राफ आपका फिनिश हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम पर जाकर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टॉप हो चुके हैं। इससे आगे ग्राफ नहीं चल रहा, ये यहाँ पर स्टॉप हो चुके हैं। तो अभी इस तरफ हमारे पास टाइम चल रहा है, इस तरफ हमारे पास पोजीशन चल रही है। तो आपने एक तो बताना है विच ऑब्जेक्ट इज फास्टेस्ट, विच इज फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन चल रहा है, ये हमें यहां से बताना है, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन दे विल मीट, क्या वो मीट करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में मीट करेंगे, या कौन कौन मीट करेगा और कब करेगा, एंड वेयर, दूसरी चीज है कहां पर। अब जब व्हेन दे मीट पूछा गया है तो दे हैव आस्क्ड फॉर द टाइम ऑफ मीटिंग, जब वो आपस में मिले। और वेयर जब पूछा गया है, दे आर आस्किंग फॉर द लोकेशन और पोजीशन ऑफ मीटिंग, कि वो कहां पर मिले और वो कैसे मिले। तो ये हमारे पास कब मिले और कहां पर मिले, ये दो क्वेश्चंस हैं यहां से जो हमें बताने हैं, और उसके साथ साथ हमें बताना है कि इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन है। तो फास्ट बताने के लिए आपको बतानी पड़ेगी वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चे कैसे पता चलती है, मैक्सिमम वेलोसिटी पता चलती है स्लोप से। जैसे मैंने अभी बताया, स्लोप के दो फॉर्मूले, एक तो है कि अगर वैल्यूज दी गई हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ग्राफ से ये फॉर्मूला लगा दो, और दूसरा है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अब थीटा एंगल बना के देखते हैं कौन सा ग्राफ सीधा है, कौन सा ग्राफ जो है वो कम सीधा है, इसके बारे में देखते हैं। तो लेट अस सपोज इसका एंगल है ये θ1 ए ऑब्जेक्ट का, बी ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना हमेशा टाइम एक्सिस के साथ, वो θ2 है, और सी का तो वैसे यहां बना सकते हैं θ3 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो किसका है, किसका है बच्चों, ऑब्जेक्ट नंबर बी का, है ना। तो बी का एंगल θ2 सबसे बड़ा है, आप सबको पता चल रहा है, वेरी वेरी सिंपल। तो एज आंसर है, एज θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और θ1 जो है वो θ3 से भी बड़ा है। अब इनके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, θ2 का है ऑब्जेक्ट बी, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो चलो सबकी सेम है यहाँ पर, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। θ1 जो है वो बी ए का है, तो बी ए उससे छोटी है, और बी सी जो है तीसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो सबसे छोटी है, मीन सी सबसे स्लो है, स्लोएस्ट, ठीक है, और बी जो है वो फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट। तो ग्राफ की स्लोप को देखकर आपने बताना है। अगर आप फिजिकली इमेजिन करना चाहते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप, तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं चढ़ाई होती है, चढ़ाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ एक बनाते हैं, एक सिंपल सी, लेट अस सपोज ये एक सिंपल स्ट्रेट रोड है, और ये रोड जो है थोड़ा सा आगे जाकर इस तरफ ऐसे चल रही है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी चढ़ाई यहां से स्टार्ट होगी ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे स्लोप, है ना। तो लेट अस सपोज एक ये सिचुएशन है हमारे पास, सेकंड सिचुएशन में ऐसे सीधी रोड चल रही थी और ये आगे जाके कुछ इस तरह से है, और थर्ड सिचुएशन में ऐसे सीधी चल रही थी, ये आगे जाके ऐसी हो गई, ऐसे बिल्कुल सीधी, है ना। अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए जाएं तो सबसे बड़ी वाली हिल ये है, उससे छोटी हिल जो है वो ये है, और उससे छोटी हिल ये है। तो इस केस में जो स्लोप होती है चढ़ाई, वो सबसे ज्यादा इसकी है ना, इसकी स्लोप हाईएस्ट है। तो अगर स्लोप हाईएस्ट है वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, उस हिसाब से वेलोसिटी भी हाईएस्ट है। तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करो, यहाँ पर आप खड़े हो, कितना एफर्ट लगेगा ऊपर चढ़ने में, हर सिचुएशन में आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे कम एफर्ट लगेगा, यहाँ सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं चढ़ाई, पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में कि जो पॉजिटिव स्लोप है वो बेसिकली है कि कितना टाइम लग रहा है ऊपर, कितना एफर्ट लग रहा है हमें उस ग्राफ के ऊपर जाने में, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद व्हाट इज टाइम ऑफ मीटिंग एंड व्हाट इज लोकेशन ऑफ मीटिंग।
वो पता चलता है ग्राफ के इंटरसेक्शन से। जहां पर दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ मीटिंग T1, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, लेट अस सपोज यहाँ 5 सेकेंड्स लिखा हुआ है या 10 मिनट्स लिखा हुआ है, तो दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू आएगी x1, दैट इज द लोकेशन ऑफ मीटिंग। लेट अस सपोज यहाँ से अगर 10 मीटर की दूरी पर है, तो ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मिले। तो कौन कौन मिल रहा है यहाँ पर? B एंड C आर मीटिंग, वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, एट T1 टाइम एंड x1 लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरह से हमें बताना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम समझने वाले हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव तो मैंने अभी आपके सामने बना दी, नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है और उस केस में हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा। तो अभी मैं आपके सामने 4 डिफरेंट सिचुएशंस बताने वाला हूं। ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हम एक्सटी ग्राफ को अच्छे से अभी स्टडी करेंगे। ये 4 तरह के ग्राफ हैं मेरे पास। इन चारों ग्राफ्स को हमने आपस में डिफरेंशिएट करना है कि इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ जो है बच्चे वो हमारे पास ऐसा है, जैसा कि हमने अभी सबसे सिंपलेस्ट बनाया था। सेकंड ग्राफ हमारे पास ये है। थर्ड ग्राफ जो है वो यहां पर मैं ओरिजिन लगाऊंगा इसका, वो ये है मेरे पास। और जो फोर्थ ग्राफ है वो ये है। इन चारों ग्राफ्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्सटी ग्राफ्स हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसे पता चला मुझे यूनिफॉर्म मोशन है हर केस में? क्योंकि ये सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इफ xt ग्राफ, अगेन आई एम राइटिंग, इज स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अब इन चारों की हमें फिजिकल सिचुएशन बतानी है कि चारों केसेस में क्या क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली ये चीजें हमें बतानी है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें देखना होता है कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ग्राफ कहां पर है? ये टाइम t इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स हैं ओरिजिन, उस टाइम पर ग्राफ कहां पर है? तो बहुत आसान है, ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, मींस जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का वो है ओरिजिन। वेरी सिंपल। इस केस में हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पर जो x की वैल्यू है पॉजिटिव है, समथिंग लाइक प्लस x नॉट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे t 0 पर जो x है वो किसके बराबर है? x नॉट के बराबर। पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रहे हैं हम, और इसका मतलब है कि जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारे पास यही है, प्लस x नॉट, ठीक है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली बताना चाहते हैं तो अगर ये ओरिजिन है तो जो हमारी कार है इस केस में वो किसी x नॉट से स्टार्ट हुई है। अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। ओके, जा किस डायरेक्शन में रहा है उसके बारे में अभी फिर से बात करेंगे। इस केस में हमारे पास ये ग्राफ, ये t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, इसके नीचे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये माइनस x नोट है, जहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इस चीज को एक और नाम से बोला जाता है मैथमेटिकली इंटरसेप्ट ऑन पोजीशन एक्सिस। यहां मैं पूरा लिखूंगा, पोजीशन एक्सिस, पोजीशन वाला जो एक्सिस है उस पर जो इंटरसेप्ट होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन देता है। तो t इज इक्वल टू 0 पर x जो है वो माइनस x नॉट है, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है माइनस x नोट से। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो अगर यहां पर आपका ओरिजिन है तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द स्टार्ट माइनस x नोट। और ये लास्ट सिचुएशन है बच्चे, इसमें भी जो ग्राफ है वो स्टार्ट माइनस x नोट से ही हो रहा है इस केस में भी। तो फिर यहां पर भी यही लिखेंगे कि t 0 पर जो इनिशियल पोजीशन है वो हमारे पास माइनस एक्स नॉट है, एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर है, तो इसमें भी जो स्टार्ट है वो माइनस एक्स नॉट ही रहेगा। और फिजिकल सिचुएशन क्योंकि माइनस एक्स नॉट ही है तो सेम रहेगी जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में बनाई है। तो यहां तक होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है वो कैसे पता चलता है।
ग्राफ को देख के उस चीज के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हर सिचुएशन में देखेंगे, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, चढ़ाई जब भी होगी ना स्लोप पॉजिटिव बोली जाती है। यहां पर भी जो स्लोप है इस तरफ है ना, इस ऐसे, इसको पॉजिटिव स्लोप बोला जाता है। स्लोप यहां पर भी पॉजिटिव है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव स्लोप किसको बोलेंगे और नेगेटिव किसको बोलेंगे। जो हमारे पास चढ़ाई होती है किसी हिल पर, जब हम ऊपर चल रहे होते हैं, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, और जब हम उस हिल से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, दैट इज नेगेटिव स्लोप। मींस अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट हमेशा t0 से ही करना है, और अगर आप यहां पर हो तो ये आपकी चढ़ाई की जगह उतराई हो जाएगी, नीचे आ रहे हो अभी आप। तो अगर आप नीचे आ रहे हो तो मींस यहां पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसको मैथमेटिकली भी बताएंगे अभी, ये नेगेटिव है। और अगर आप ऐसे ही यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आप नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब है यहां पर भी जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव है। जस्ट ग्राफ की शेप को देख के बता देना हमें कि स्लोप पॉजिटिव कहां पर है, स्लोप नेगेटिव कहां पर है, ठीक है। ओके, अगर हम एंगल की टर्म्स में भी सीख लें इसको, अगर यहां हम एंगल थीटा बना दे तो एक्यूट एंगल बनेगा, tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर थीटा एंगल बनाएं तो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। अब टेंजेंट 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यूज नेगेटिव आती है। सिमिलरली इस केस में भी अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल देखें तो थीटा यहां पर 90 से छोटा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर यहां पर आप देखें इसको स्टार्टिंग, ठीक है, तो यहां पर ये 90 से बड़ा आएगा, तो इस केस में नेगेटिव स्लोप है। तो चढ़ाई इज पॉजिटिव एंड उतराई इज नेगेटिव। अब स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन को अगर हम बना लें, अभी यहां पर ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, कार स्टार्ट हुई और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और किसी पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। सेकंड केस में हमारे पास स्लोप क्या है बच्चे, देखते ही पता चल रहा है, नेगेटिव स्लोप, उतराई, वेलोसिटी भी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मींस ये इस तरफ चलेगा, इधर चलेगा ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप देख के पता चलेगा। नेक्स्ट केस में यहां पर देख लेते हैं, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, मींस वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, मींस जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो आ गई प्लस एक्स एक्सिस, वेरी सिंपल। और लास्ट केस में देख ले फटाफट ग्राफ, स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहां से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, और स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट जा रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ग्राफ की स्लोप को देखकर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। चलिए अब बना भी देते हैं डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, ये इधर जा रही है कार, और इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। चलिए अब डायग्राम पे आएंगे। इस डायग्राम पे ये कार तो रीजन से स्टार्ट होगी और चलना शुरू हो गई, जहां पर ये ग्राफ फिनिश हो गया वहां पर हम मान लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर रुक गया हुआ है। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है ग्राफ फिनिश नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में बोल देते हैं कि क्या कभी फ्यूचर में ये ऑब्जेक्ट जाके मिलेंगे, तो अगर ग्राफ आपस में अप्रोच कर रहे हैं दोनों तो वो मिलेंगे, अभी नहीं इंटरसेक्ट कर रहे ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में ये इधर जा रहा है ना, तो देखो जब ये कार ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी तो यहाँ ओरिजिन को क्रॉस करके निकलेगी। इसी तरह से ये जो आपका ग्राफ है ये ओरिजिन पर आके रुक गया है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे जाके रुक जाएगा। अगर ग्राफ नीचे कंटिन्यू हो जाए, जैसे मैंने अभी यहाँ पिंक लाइन से कंटिन्यू कर दिया, तो मींस ये कार ओरिजिन को पार करके आगे चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको देखें, ये स्टार्ट नेगेटिव से हुआ है, ओके। सिमिलरली इसको देखें, इस ग्राफ को, ये स्टार्ट हुआ है नेगेटिव से, जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी ओरिजिन से होके निकलेगी। और जब ये ग्राफ इस लाइन को कट कर रहा है उस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पर पहुंच गया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार इस तरफ जा रही है और अभी जहां ये ग्राफ यहां कट कर गया मींस ये ओरिजिन पर पहुंच गया। अगर ये कार और आगे जा रही है तो ये ग्राफ भी ऐसे कंटिन्यू होगा, ये ग्राफ भी ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। सिमिलरली लास्ट केस में ये वाली कार तो स्टार्ट ही नेगेटिव से हुई है और जा भी नेगेटिव के अलॉन्ग रही है, तो ये ओरिजिन को कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू करता चले जाऊं, ये ऐसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे कार इधर जाती रहेगी वैसे वैसे ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा, टाइम इस तरफ बढ़ता रहेगा और ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी भी ये इस लाइन को कट नहीं करेगा।
अगर ये ग्राफ इस लाइन को कट नहीं करेगा मींस ये ऑब्जेक्ट कभी भी ओरिजिन पर नहीं पहुंचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या क्या मेन चीजें हैं यहाँ पर हमारे ध्यान में देने वाली कि एक तो इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चे दैट इज इंटरसेप्ट, जहां वो ग्राफ काट रहा है ऑन पोजीशन एक्सिस। ऑन पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है पोजीशन। दूसरी चीज स्लोप, अगर पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर स्लोप ग्राफ की नेगेटिव तो उसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चलती है। तीसरा पॉइंट, जब ग्राफ टाइम एक्सिस को कट करे, व्हेन इट कट्स या इंटरसेप्ट्स द टाइम एक्सिस, उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट उस टाइम पर इज एट ओरिजिन। ऑब्जेक्ट उस टाइम पर कहां है? ओरिजिन पर है, जहां से भी स्टार्टिंग हुई थी, या मींस जहां पर आपने ओरिजिन कंसीडर किया है उस टाइम पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है। तो इसको पॉज करके ये नोट्स आप बना ले। आप बच्चों को मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ में से सारे नोट्स कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ की ये एक एग्जांपल हमने समझी है, एनसीईआरटी एग्जांपल। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, तो अभी हम बच्चों पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी आपको फिर से रिकॉल करवा दें कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है, मींस बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट are same, both direction of motion and magnitude of velocity means speed, magnitude of v vector remains same, वो कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा सेम रहते हैं। चलिए, तो अभी हम सबसे पहले जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो सबसे सिंपल है, वीटी ग्राफ, जो कि है किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट पर है। रेस्ट के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, रेस्ट के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। सिंपल सी बात है, रेस्ट है, कभी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो जीरो होगा। अब ये ओरिजिन है, मींस यहाँ पर टाइम भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। अगर मैं यहाँ 0 0 लिख दूं तो उसका मतलब है v की वैल्यू भी जीरो है और t की भी जीरो है। अब टाइम तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो बढ़ता जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। इमेजिन करो रोड पर एक एक्टिवा खड़ी है और आप उस एक्टिवा को देख रहे हैं। ये एक एक्टिवा बनाते हैं बढ़िया सी, आई होप ये एक्टिवा जैसी नजर आए। चलो, तो ये एक एक्टिवा खड़ी है और आप इसको देख रहे हैं, है ना, कहीं पर भी खड़ी है, लोकेशन नहीं बता सकते आप बीटी ग्राफ से, कहीं पर भी ये एक्टिवा खड़ी है और आपने अपनी घड़ी को ऑन किया और वॉच, स्टॉप वॉच से आप उस एक्टिवा को देखते चले जा रहे हो। स्टॉप वॉच का टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन एक्टिवा की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है। और अगर वो रेस्ट पर है तो मींस उसकी वेलोसिटी जीरो है, मींस उसकी वेलोसिटी हमेशा ही जीरो रहेगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, एक लाइन आ जाएगी टाइम एक्सिस पर और हमारे पास, और ये लाइन हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे ही बेसिक फंडा बताने के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है, अब मैं मोशन की बात करने वाला हूं, रेस्ट हो गया हमारा कवर। मोशन में क्या होगा? मोशन में ये एक्टिवा चलनी शुरू हो जाएगी और ये चलेगी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या ये चलेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है। बट इसके साथ साथ क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है मैग्नीट्यूड, दैट विल बी फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल 50 ज्यादा हो गया, इतनी फास्ट तो नहीं चला सकते आजकल, 30 किलोमीटर पर आवर से ये कार जो है या एक्टिवा जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। अब हमेशा ही 30 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है इसकी वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमेशा ही 30 किलोमीटर पर आवर है और लेट अस सपोज ये वो 30 का पॉइंट है, तो हमेशा वेलोसिटी 30 ही रहेगी, टाइम चलता रहेगा, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। तो ऐसे एक लाइन बना दी जाती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, which is parallel to time axis. It is parallel to time axis, number one.
नंबर 2, अगर हम इसकी स्लोप की बात करें बच्चे, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0 इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होगी ग्राफ की वो 0 है। अब स्लोप जैसे मैंने आपको बताया था चढ़ाई या उतराई, तो उसी रोड से कंपेयर करें। अगर एक फ्लैट रोड है, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, दोनों ही डायरेक्शन में नहीं जा रही, सीधी फ्लैट है, तो मीन्स उसकी स्लोप जो है वो 0 है। तो हम इसको रब कर देते हैं। तो जब भी एक सीधी रोड होती है, फ्लैट रोड होती है, ना तो आपका एफर्ट ज्यादा लगे ना कम लगे, जितना है उतना ही लगता रहे, तो इसको बोलते हैं स्लोप 0। ये 0 स्लोप है। अब 0 स्लोप है, ठीक है, और इसके साथ साथ 0 स्लोप है। 0 स्लोप है तो मतलब यहां पर जो स्लोप से हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो भी 0 होगी। वो क्या क्वांटिटी आएगी? वो एक्सेलरेशन होता है। वीटी ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को डिफाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए हम लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration of object, acceleration of object। और एक्सेलरेशन को डिफाइन भी कर देते हैं सिंपली, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल विच इज t2 माइनस t1। आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, इट इज वेरी इजी। इसके यूनिट हो जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है इसके बारे में। लेकिन स्लोप जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बोथ केसेस आर पॉसिबल। और तीसरा केस तो हमारे पास यहीं पर है, वो है एक्सेलरेशन इज 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप 0 है। स्लोप 0 मींस हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसका यह भी मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। वो फोर्थ पॉइंट है कि एरिया अंडर, एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें वीटी ग्राफ के नीचे वाला, वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, इसका भी छोटा सा प्रूफ भी कर सकते हैं हम। मींस अगर हम यहां 0 से लेके ये 4 सेकंड तक का एरिया, मैं जिसको अभी शेड करने वाला हूं, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें बच्चों, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी यहां पर वैल्यू है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है, और इस तरफ ये 4 सेकंड इसकी वैल्यू है। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों पैरामीटर्स को, 4 सेकंड्स को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट एरिया। तो ये जो एरिया होता है हमेशा वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। अब अगर एरिया पॉजिटिव आ जाए, अगर एरिया जो आ रहा है वो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर किसी टाइम इंटरवल में जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कैसे आएगा बताते हैं अभी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एरिया 0 आ जाए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो ऑब्जेक्ट का 0 ही रहेगा। तो इस तरह से एरिया हमें पता चलता है। इसका हम सिंपल सा छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। हाँ जी, हमें ये बताना है कि इसका एरिया जो है वो हमें क्या देता है? वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो लेट अस कैलकुलेट द एरिया। मैं उसके लिए ग्राफ वापस बना रहा हूं दोबारा से। ये है t, ये है v वेलोसिटी, और ये हमने यहाँ पर एक O पॉइंट ले लिया, ये हमने A पॉइंट ले लिया, और यहाँ हमने B पॉइंट ले लिया। ठीक है, ओके। नाउ एरिया इज बेसिकली, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपको पता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज v इज इक्वल टू s बाय t फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी इस ग्राफ में यहां से लेके यहां तक, ये क्योंकि ऐसे बनेगा ना ग्राफ, तो यहां से लेके यहां तक जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है, दैट इज OA। और टाइम यहां से लेके यहां तक OB के बराबर है।
और अगर आप इस OA को इस OB से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल है, तो ये एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का नाम है OABC, ये सी पॉइंट ले लेते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है ग्राफ बना के कि एस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से, वेक्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करके वी विल प्रूव कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। चलिए अब इसकी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट। हमें बताना है कि इस ग्राफ में ये हमारे पास V है, ये T है, तो क्वेश्चन है जी प्लॉट VT ग्राफ फॉर कार A moving along x-axis with 10 मीटर पर सेकेंड। एक इसका बनाना है हमें। दूसरा हमें बनाना है some car B which is moving along negative x-axis, वो माइनस डायरेक्शन में चल रहा है, with 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें यहां पर कैसे बतानी है? आपको पता है जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास जीरो वैल्यू है वेलोसिटी की, और यहां पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वेलोसिटीज आएंगी। तो यहां लेट अस सपोज ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है और हमेशा ही 10 मीटर पर सेकेंड रहनी है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर कार ए। कार बी के लिए वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है लेट अस सपोज यहां पर ये पॉइंट -20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही बनाएंगे ऐसे, और ये हमारे पास कार बी के लिए बन गया। सिंपल। थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल, this is the VT graph of an object VT graph of an object which is given। यहां पर हमारे पास है 0, यहाँ टाइम चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स एंड लेट अस सपोज यहाँ पर है 6 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम चल रहा है सेकेंड्स में। इधर वेलोसिटी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चल रही वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ 20 है, यहाँ पर है फिर से 10 लेकिन नेगेटिव साइन क्योंकि नीचे की तरफ है ये वैल्यूज। तो ये ग्राफ हमें गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर 1 नेचर ऑफ मोशन, मतलब कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो देखते ही पता चलेगा वीटी ग्राफ को। अगर वीटी ग्राफ ऐसा होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, जो कि यहाँ पर दोनों ही केसेस में है, एक थोड़ा नीचे बना है एक ऊपर बना है, बट टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर वीटी ग्राफ ऐसा होगा बच्चों, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि उस केस में मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो 0 to 3.5 सेकेंड्स यूनिफॉर्म मोशन है, और फिर 3.5 सेकेंड जनरल सिचुएशन है ये, 3.5 सेकेंड्स टू आइडियल सिचुएशन सॉरी टू 6 सेकेंड्स यूनिफॉर्म मोशन है। दोनों केसेस में यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन 0 to 3.5 सेकेंड्स आप देखिए वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो तब तक ये जो कार जा रही थी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद आप देखिए वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई है -10, तो उस केस में जो कार है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, यहां +20 है 0 to 3.5 सेकेंड के लिए, और 3.5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक जो उसकी वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब वेलोसिटी बच्चे पॉजिटिव है मींस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है तो -x एक्सिस है। मींस ये कुछ इस तरह की कार है जो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता, यहाँ इस वीटी ग्राफ से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता। ध्यान देना, यहाँ पर कहीं से भी वो स्टार्ट हुई है, लेकिन वो 0 टाइम से लेके, टाइम पता चलता है ना, तो 0 टाइम से लेके उसने स्टार्ट किया था
with 20 मीटर पर सेकेंड। चलती रही 3.5 सेकेंड मान लो यहाँ पर हुए, यहां से अचानक से उसने टर्न मारा। वैसे टर्न मारने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने उस स्मॉल टाइम को यहाँ पर निग्लेक्ट कर दिया, तो ऐसे गई और फिर वापस हो गई, लेकिन जब वापस आई तो कम स्पीड से आई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ग्राफ को देख के आपको फिजिकल सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है अगर आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। अगर सिर्फ रटी रटाई प्रॉब्लम्स करनी है, फिर अंडरस्टैंडिंग ना भी हो, काम चल जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर लोगे, सिंपल सी बात है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वो हमें पूछ रहा है एग्जामिनर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3.5 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताना है। उसके बाद 3.5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड्स तक कितना डिस्प्लेसमेंट है वो बताना है। और तीसरे केस में 0 से लेके 6 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बहुत आसान है। अगर 0 से 3.5 तक जाना चाहते हैं आप, तो आपको ये एरिया चाहिए सिंपली, ठीक है। तो ये एरिया बहुत इजी है फाइंड करना। तो पहले केस में S1 जो आ गया आपके पास, वो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी, इनटू टाइम। टाइम इज दिस, यहां से लेके यहां तक, विच इज 3.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा जी, 20 इंटू 7/2 है ये, इसको 10 से कट गया तो 70 मीटर्स। तो 70 मीटर जो है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है पहले 3.5 सेकेंड्स में। S2 बता दें। S2 में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव ही पुट करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये यहां से लेके यहां तक का रेक्टेंगल ही है ये भी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो -10, लेकिन वैल्यू को साइन के साथ पुट करना है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। अगर डिस्टेंस पूछा गया है फिर नेगेटिव को आप छोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। इनटू, अभी ये टाइम कितना है, देखो ये 6 है, ये 3.5 है, तो ये जो टाइम होगा यहां से लेके यहां तक का भी आपने लेना है, वो आएगा 6 - 3.5, तो इट इज 2.5। 6 - 3.5, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -25 मीटर्स। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो गए, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव। यहां देखते हैं, तो ये कार जब इस तरफ चली 70 मीटर तक चली, फिर जब वापस आई तो 25 मीटर वापस आई। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कैसे पता चला, S3 वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 6 सेकेंड्स तक का, उसमें हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो वो हो गया जी 70 - 25। इसको आप सॉल्व कर लें तो 70 में से 20 गए 50, 5 और गए 45, तो 45 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वीटी ग्राफ से निकाला जाता है। अभी एक यहां पर आपको बोनस पॉइंट देते हैं, वो ये है कि जो वीटी ग्राफ है बच्चे, जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो इस तरह से भी बन सकता है, तब ये ऐसा बनेगा वीटी ग्राफ। अभी के लिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट बोनस ये है कि अगर आपके पास इस तरह का वीटी ग्राफ आ गया, लेट अस सपोज ऐसे एग्जांपल के तौर पर, जिसमें हमारे पास ऐसे है कुछ, फिर ऐसे लाइन बनी हुई है, फिर उसके बाद नीचे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ऐसे पैरेलल टाइम एक्सिस, फिर ये ऐसे अचानक से जंप कर गई ऐसे ऊपर, और यहाँ पर ये ऐसे बन गई, ठीक है। तो अभी इस केस में भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो आपने एरियाज ही फाइंड करने हैं, बिना आप किसी थ्योरी में जाए बिना आप ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रीजन होगा, यहाँ कुछ वैल्यूज होंगी 1, लेट अस सपोज 2, 3, 4, 5, 6, ये लेट अस सपोज सेकंड चल रहे हैं, और इधर आपके पास चल रही है वेलोसिटी, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की डायरेक्शन में ये भी हम ले लेते हैं -5। तो यहां हम वेलोसिटीज ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर आपके पास ये एग्जांपल आ गई, ये क्वेश्चन आ गया और आपको वही डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तब आपने क्या करना है, वही करना है, एरिया फाइंड करना है। यहाँ ट्रेपीजियम है, यहाँ सीधा लग जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर जो दूसरा नीचे वाला है उसको हम ग्रीन से शेड कर देते हैं, ये भी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला भी बताते हैं आपको। और लास्ट में ये जो है, ये वाला एरिया, इसको हम पिंक से शेड कर देते हैं, ये है रेक्टेंगल।
तो ये 3 एरियाज आपने फाइंड करने हैं सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के। जैसे इस केस में एरिया आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू होता है शायद, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट क्या लेंगे अगर फर्स्ट केस में सॉल्व करना है, तो ये हम हाइट लेंगे, यहां से लेकर यहां तक हाइट लेते हैं, और सम ऑफ पैरेलल ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू हाफ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो तो आपको पता ही है, उसमें आपने इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सिंपली ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला ट्रेपीजियम है उसमें जब आप हाइट की वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव आएगी, ऊपर की तरफ है, और नीचे वाले केस में हाइट की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यूज यूज करके यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट में सारे एरियाज जो भी आपने निकाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सबको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। हाँ जी, तो अगर हमारे पास वीटी ग्राफ इस तरह का कोई ट्रायंगल आ जाए, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ये 0 है, यहाँ पर कुछ टाइम की वैल्यू है, लेट अस सपोज दिस इज 5 सेकेंड्स एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। और इस केस में आपसे पूछा जाए बच्चों की व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ग्राफ है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये पिंक वाली लाइन। तो उस केस में आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना सिंपली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये भी तीसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर बेस आपके पास 5 हो जाएगा और जो हाइट है वो 10 हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल, दिस इज योर हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज बेस, ठीक है। तो बेस 5 के बराबर है, हाइट 10 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 मीटर जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया से डिस्प्लेसमेंट इस तरह से पता चलता है। तो ये ट्रायंगल के केस में हो गया। ऐसे ही लेट अस सपोज आपको कुछ इस तरह से सेमी सर्कल दे दिया जाता है। जनरली मैं बता रहा हूं, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे। लेट अस सपोज ये है किसी ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर हमें मेंशन्ड है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर से जो टाइम है वो भी कुछ इस तरह से ही है, ये 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। तो मींस ये बेसिकली एक सर्कल बन गया, सेमी सर्कल है ये। अब इस सेमी सर्कल का एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा S इज इक्वल टू दैट विल बी पाई आर स्क्वायर का हाफ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, हमें उसका हाफ कर लेना है। तो ये पाई आर स्क्वायर हाफ जब आप सॉल्व करेंगे, पाई इंटू आर, आर इज 10, उसका स्क्वायर बाय 2, पाई इज 3.14 इंटू 100 बाय 2, इसको हम सॉल्व करेंगे 50। तो ये सॉल्व करके आपके पास जो भी आंसर आएगा तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा जी 157 मीटर्स। तो जनरल केस में अगर आपके पास किसी भी शेप का वीटी ग्राफ गिवन है, मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन में जो वीटी ग्राफ होता है वो सिंपली ऐसा होता है, दैट इज लाइक दिस, है ना, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर मैं जनरल केस में कह रहा हूं कि अगर आपके पास वीटी ग्राफ किसी भी शेप का गिवन है और आप उसका एरिया निकाल पाए, उस पर्टिकुलर ग्राफ के नीचे वाला एरिया अंडर द ग्राफ, दैट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अच्छा, अगर इसी केस में पूछ लिया होता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो आप इसको पहले फाइंड करते, ये इस सेमी सर्कल का एरिया। और अगर फर्स्ट 10 सेकेंड्स में पूछा होता तो मींस आपने यहाँ पर सिंपली ये वाला एरिया फाइंड करना था। तो जितना एरिया अभी मैंने यहाँ फाइंड किया है, अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू सम मोर एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स। इसमें भी हमें ये हमारे पास एक ग्राफ है जो एक्सटी ग्राफ है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना है कि कौन से पैरामीटर्स हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में से मुझे वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की फॉर दीज टाइम इंटरवल्स। तो सिंपल सी बात है, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक आपने वेलोसिटी निकालनी है। मींस इसकी स्लोप जो है
वो आपको वेलोसिटी देगी। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? स्लोप फाइंड करने के लिए आप ये थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं, और थीटा एंगल होता है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा से स्लोप पता चल जाती है। तो अगर इस तरह की हमारे पास लाइन आ जाए जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो आप सिंपली tan थीटा फाइंड करिए, और tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बेस होगा। तो 0 to 2 seconds perpendicular by base means 20 divided by 2, it is 10 meters per second. सिंपल। 2 to 6 seconds, 2 to 6 seconds जो ग्राफ है बच्चे, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस केस में जो स्लोप होती है फ्लैट ग्राफ के केस में वो जीरो होती है। स्लोप जीरो होगी तो मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। और लास्ट केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो फिर से हमें ये एंगल ही फाइंड करना है। अभी स्लोप नेगेटिव है, ये हमें देखने से पता चल रहा है, इसको मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट एक माइनस साइन लगाइए, और करना वही है tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर, थीटा ये मान लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगेन परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज 2, 8 minus 6 is 2, तो इट इज -10 meters per second। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप। एक और तरीका बताते हैं स्लोप फाइंड करने का। उसके लिए आपको ग्राफ पर 2 पॉइंट लेने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इस केस में एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं जहां पर डाटा वैल्यूज गिवन है, एक यहां ले लिया मैंने, एक यहां ले लिया। इन पॉइंट्स की वैल्यूज लिखना सीखते हैं। ये जो हमारे पास टाइम में पहले पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं x1 t1, x1 t1। और ये जो x1 t1 है उसकी वैल्यूज कितनी है ध्यान से देखेंगे तो x1 का मतलब है ये पोजीशन विच इज 20, t1 का मतलब है ये टाइम विच इज 6। ध्यान से ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं मिस्टेक ना हो। यहां पर देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसको हम लिखेंगे x2 t2, क्योंकि ये टाइम में बाद में आ रहा है, क्योंकि 6 सेकंड पहले आएगा, 8 सेकंड बाद में आएगा, तो t2 यहां लिखेंगे। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर है? यहां पर x2 की वैल्यू है 0, क्योंकि आप देखिए ये टाइम एक्सिस पर है पॉइंट, और इधर x की वैल्यू 0 है, और जो टाइम की वैल्यू है वो है 8। अब अगर हम यहां पर फॉर्मूला लगा दें वेलोसिटी निकालने के लिए, विच इज x2 minus x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय t2 minus t1। तो x2 कितना है ध्यान से देखेंगे, x2 is 0, x1 कितना है 20, t2 is 8 and t1 is 6। तो -20/2 फिर से आ गया, एंड इट इज -10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स लेकर भी आप स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स कहीं पर भी लिए जा सकते हैं जहां पर भी आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन। तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है अगर एक्सटी ग्राफ, तो यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म है। तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक यूनिफॉर्म मोशन, एंड ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू प्लस x एक्सिस। इसके बाद 2 से लेके 6 सेकेंड्स तक रेस्ट है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आ रही है 0, और 6 से लेके 8 सेकेंड्स तक भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो किधर आ रहा है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ मोशन ग्राफ को देख के बता सकते हैं। पॉजिटिव एक्सिस इसलिए क्योंकि यहाँ पर v पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपका v जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो v की साइन देख के हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो ग्राफ है वो सेम वैसा ही है जैसे ऊपर दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये vt ग्राफ है, वो था xt ग्राफ, ये है vt ग्राफ। तो vt ग्राफ में अभी हमें यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेचर ऑफ मोशन के बारे में हम फिर से बात कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने vt ग्राफ आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नहीं पढ़ाया, तो अभी मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। जैसे अभी हमने बात की, ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, विच इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक ये पैरेलल साइड है यहां से लेके यहां तक, उसकी लेंथ है 6 - 2 विच इज 4, प्लस दूसरी पैरेलल साइड यहां से लेके यहां तक है जिसकी लेंथ है 8।
इनटू हाइट। हाइट हमारे पास यहां से लेके यहां तक है जो कि 20 के बराबर है। तो ये बन गया, यहाँ कट गया 10, 8 और प्लस 4 इज 12 इंटू 10 विच इज 120 मीटर्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है और प्लस 120 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सटीवीटी ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात की, और इसके साथ साथ जनरल वीटी ग्राफ पढ़ा। वीटी ग्राफ वैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमने जनरल केस में भी स्टडी करी है कि एरिया फाइंड करके हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग वीटी ग्राफ। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।